हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम के अंदर। प्रीवियस वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ईबीएस के, वो आपने देखे होंगे। और साथ ही साथ हमने सीडीपी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी से संबंधित जो भी फैक्ट हैं ईबीएस के, उससे रिलेटेड 4 वीडियो मैंने अपलोड करी थी। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो इसमें जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो आपने यदि वो वीडियो देखी है तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सरल प्रश्न लगाने से कोई लाभ नहीं है। अब जैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वैसे प्रश्न लगाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है एग्जाम के लिए। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो यह कुल दूरी बटे कुल समय से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो कुल दूरी कितनी है? 2120 किलोमीटर। और कितना समय लगा? यहाँ पे आप देखेंगे 29 जो नवंबर है उसमें उसको 4 घंटे 15 मिनट का समय लगा। फिर 30 नवंबर को उसको 24 घंटे का समय लगा और 1 दिसंबर को उसको 11 घंटे 45 मिनट का समय लगा। इस तरीके से उसको कुल मिलाकर 40 घंटे का समय लगा। तो इसको 40 से विभाजित करेंगे तो 40 से विभाजित करने पर आपका आंसर 53 आ जाएगा। तो ये आपके रियल क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो जड़ों में आता है गाजर, चुकंदर और मूली। ये जो समूह है आपके जड़ों का है, ये रूट्स का समूह है। ग्रुप है किसका? रूट्स का। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी ओक यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निपेंथिस जो है घटपर्णी पौधा है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। जो पार्ट 1 है एनसीईआरटी के जो फैक्ट मैंने पढ़ाए थे उसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। तो यहां देखते हैं, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो यह कथन सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो यह गलत हो जाएगा। छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ मेंढक और चूहों का भी यह शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए, तो यह भी गलत है। मेंढक और चूहे भी इसमें फंसते हैं। बाकी यहां से ये सही है कि यह मोहक आवाज की जगह यहाँ पे गंध, मनमोहक गंध निकालता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट ए और बी सही है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी पढ़ा है हमने दांडी यात्रा के बारे में। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यात्रा की थी और यह जो है दांडी, यह भारत के गुजरात में स्थित है। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से यह शुरू हुई थी और ये साबरमती आश्रम से शुरू होकर के 12 मार्च से शुरू होकर के ये 6 अप्रैल तक लगभग यह 24 दिन की यात्रा पूरी
की गई थी गांधी जी के द्वारा और इसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर या फिर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। तो किस बीमारी में कपकपी आती है और तेज बुखार आता है? वह होता है मलेरिया में, और इसका जो इलाज है सिनकोना पेड़ की छाल के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में भी हमने एनसीईआरटी फैक्ट वाली वीडियोस में देखा था। अब ये डायरेक्शन का प्रश्न है, एक प्रश्न आपको ऐसे पूछा ही जाएगा, बहुत इजी प्रश्न है, जैसा वो बोलता जाता है उसको हम करते जाना है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उसका घर एक्स पर है और एक्स से पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर ए स्थित है, तो ए पर वो वहां पर पहुंच गया। फिर क्या होता है, ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर बह जाता है, तो यहां से 450 मीटर की दूरी पर दक्षिण में जाएगा तो वह कहां पर पहुंचेगा? बी पर पहुंचेगा। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बी से 120 मीटर की दूरी लगभग हमने मान ली ये हो गया, तो ये पॉइंट आ गया सी। अब अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर, सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर में उसका अस्पताल है, जो किससे डिनोट किया है? बाय से। अब क्या पूछा है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? तो अस्पताल ये है, घर यहाँ पे है, ये इसकी दिशा है, तो ये दिशा कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी पश्चिम और ये हो जाएगी आपकी उत्तर, तो ये जो दिशा होगी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े ही आसानी से ये सॉल्व हो सकते हैं यदि थोड़ी सी आपने कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ा है। नेक्स्ट, चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराऊ नाच है जो वह करते हैं मिजोरम के लोग, और इसको ही बम्बू डांस या बांस डांस कहा जाता है जो मिजोरम में प्रसिद्ध है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुड़ुक भाषा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कहाँ के लिए है? झारखंड के लिए। नेक्स्ट, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं उसको हमें बताना है। तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका नाम क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये तमिलनाडु के क्या है? निकटवर्ती या फिर क्या? पड़ोसी राज्य हैं, क्योंकि तमिलनाडु की स्थिति आप देखते हैं यहाँ कहीं है, ये केरल हो जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाता है, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये कर्नाटक का हो जाता है। यहाँ से पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है फिर से पर्यावरण के देखेंगे। तो ये प्रश्न आपको स्कोरिंग होते हैं एग्जाम में, अगर इनको सही से सॉल्व कर दिया जाए थोड़े से कॉमन सेंस से, तो आपका जो स्कोर है वह इंक्रीज होता है पर्यावरण के अंदर। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना, तो ये भी उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों को विकसित करना, तो ये उद्देश्य नहीं होता, तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है कक्षा 3 से 5 में कि उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को साथ में पढ़ाया जाए, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को संकलित करता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को उसमें संकलित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में सही इसमें है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का कुछ अलग अलग कक्षा में क्या होता है, सेट होता है। जैसे कक्षा 1 और 2 में क्या होता है कि भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से? भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। फिर कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण में क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को हम सम्मिलित करके पर्यावरण के अंदर पढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। किसके लिए इंगित करता है? कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है EBS, तो यह इसके लिए केंद्रित करता है। इसमें बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, खुद अपने आप से बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण करते हैं, इसी पर बल दिया जाता है। तो बाल केंद्रित है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जो प्रकरण है उसमें से उप प्रकरण कौन सा है? तो इसमें जो है जानवर, ये जानवर हैं, ये क्या है आपके उप प्रकरण हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण शिक्षक को क्या करना चाहिए पर्यावरण शिक्षण के दौरान? तो विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबंधित करना, तो यही करना चाहिए उसको कि अलग अलग संस्कृति या क्षेत्रों से आने वाले लोगों को संबोधित करना। यहाँ पे और ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तो ये नहीं करेंगे। पर्यावरण अध्ययन में 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन भी नहीं करेंगे और केवल पाठ्य पुस्तकों की बात तो हम करते भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो बच्चों का सक्रिय भाग, तो यह हम बाल केंद्रित शिक्षा में देखते हैं। बच्चों के समुदाय के सदस्य ये भी आपकी सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान के निर्माण में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो ये भी महत्वपूर्ण होती हैं ज्ञान की रचना में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो केवल परिभाषा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट A, B और C सही है। तो A, B और C सही है, मतलब ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत के द्वारा, मतलब नैरेटिव्स के द्वारा, और कहानियों के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, तो व्याख्या के द्वारा प्रभावशालीता से नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन, तो इसके द्वारा भी नहीं जोड़ा जा सकता। तो केवल A और B इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, तो बिल्कुल सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तो ये भी सही बात है। और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये भी सही है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। A, B और C तीनों इसमें सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो ये सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करते हैं, तो हम पाठ्यक्रम को पूरा करने
पर जोर नहीं देते। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बी और सी है यह करेक्ट हो जाएंगे, जो ऑप्शन 3 में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो परिवार के सदस्य संसाधन है, समुदाय के सदस्य भी संसाधन है, और समाज के समाचार पत्र भी यह संसाधन है। कक्षा यह प्रभावशाली संसाधन नहीं है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 ए बी सी तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन किस तरीके से सिखाया जाता है? तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें सिखाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, इसमें विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन का जो साधन नहीं है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्योंकि हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, हम वर्ष में केवल एक बार परीक्षण की बात इसमें नहीं करते, तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है वह वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? मतलब बच्चों के आकलन को करते समय हमें किस चीज को नकारना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, तो इसी चीज को हमें नकारना चाहिए। हमें अपनी जो अवधारणा है, बच्चे सही उत्तर देते हैं गलत उत्तर देते हैं, उसके अनुसार नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों के आकलन से इसी चीज को दूर रखना चाहिए। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों की क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करें, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करें, बच्चों को क्रियाकलाप और अवलोकन अनुभव साझा करने और उस पर परिचर्चा करने को प्रेरित करें। तो ये दोनों विकल्प तो इस तीसरे में समाहित हैं। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न को घर से प्रेरित करने, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब अवलोकन और अनुभव साझा करना इसमें समाहित है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कौवा भिन्न है, क्योंकि कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली ये आपके पानी में रहने वाले जीव हैं। कौवा यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे शहर और राज्य दिए हैं और अत्यंत पसंद का भोजन, इसको हमें मिलान करना है। तो हांगकांग में जो पसंदीदा भोजन है वह होता है पकाया हुआ सांप, पहले का हो जाएगा 5वां। केरल में क्या होता है कि किसी भी करी के साथ उबला टेपिओका। नेक्स्ट है कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा के लोगों को पसंद होता है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो ए का 5वां बी में है, बी का 1 ये सेकंड ऑप्शन में है, सी का सेकंड ये आपको यहाँ पे है, और गोवा है आपका थर्ड, तो डी का थर्ड। तो ऑप्शन 2 में ये मिलेगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से आगे पीछे करने वाली प्रजाति का नाम है मैना। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर इसके लिए होगा। नेक्स्ट, घरों में नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन से संबंधित भी फैक्ट हमने एनसीईआरटी वाली वीडियो में कवर की है, वहां से आप देख सकते हैं। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। तो मनाली में नहीं बनाए जाते, यह बनाए जाते हैं असम में। तो बी वाला गलत हो जाएगा। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये भी सही है। लेह लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें ये सही था।
ए और सी इसके लिए सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 3 घंटे सोते हैं, तो ये सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो यहाँ पे लगभग 100 किलोग्राम की बात कही गई है, तो ये गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर को ठंडक पहुंचाता है या ठंडक इनको प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही है। तो ए सी डी मतलब सी डी ए ये आपको ऑप्शन 3 में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये ईबीएस के जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से सीडीपी की वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूं डेली बेसिस पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहां से क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन है, आप वहां से अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जो आपके आने वाली 2024 की सीटेट परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।